हेलो बच्चों, कैसे हैं? आपका अपना परिवार गोस्वामी स्टडी जोन पर आप तमाम बच्चों का स्वागत है। आपके आगामी 10th बिहार बोर्ड का जो एग्जाम 2026 में होने वाला है, मैं आशा करता हूं आप लोग जमकर तैयारी कर रहे होंगे और आपके सामने गोस्वामी स्टडी जोन एक ऑब्जेक्टिव का क्लास लाया है जिससे आपके एग्जाम में हूबहू क्वेश्चन मिलेंगे। मैं चाहूंगा आप तमाम बच्चों जमकर मेहनत करें, बहुत पढ़ें ताकि आपका रिजल्ट बहुत अच्छा हो सके। आपके सामने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना है। चलिए, पहला क्वेश्चन है, कह क्या प्रकाश का परावर्तन। अब समझना है थोड़ा सा, प्रकाश का परावर्तन, इसी को हम लोग अंग्रेजी में क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसके बाद हमको क्या पढ़ना है? प्रकाश का अपवर्तन, उसे अंग्रेजी में हम लोग क्या कहते हैं? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश का परावर्तन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और प्रकाश का अपवर्तन रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? प्रकाश का परावर्तन का मतलब होता है कि प्रकाश यदि किसी सतह से टकराकर वापस लौटता है तो उसी घटना को हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि प्रकाश परावर्तन के कितने नियम होते हैं? आपको पता होना चाहिए कि प्रकाश परावर्तन के कितने नियम होते हैं? 2 नियम होते हैं। इसका ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, कहता है कि एक प्रकाश की किरण एक समतल दर्पण पर लंबवत आपतित होती है, परावर्तन कोण का मान क्या होगा? अब समझना है, अगर कोई प्रकाश की किरण समतल दर्पण पर लंबवत आपतित होती है, मान के चलते हैं कि ये क्या है? समतल दर्पण है, ये समतल दर्पण है, इस पर लंबवत आपतित हो रही है। लंबवत आपतित हो रही है तो यहां तो समतल दर्पण है। अगर लंबवत प्रकाश की किरण आपतित हो रही है तो यहां से इधर तो दर्पण है, इधर तो प्रकाश की किरण जा नहीं सकता है। इसके बाद यहां से क्या होगा? रिटर्न, फिर इसी पर क्या होगा? अपने पूर्व पथ पर लौट जाएगा। इसका मतलब कि प्रकाश की किरण जो है इसी पथ पर क्या होगा? पुनः यहां से टकराकर फिर क्या होगा? अपना पथ पर लौट जाएगा। जब अपने पथ पर लौटेगा तो यहां पर कितना डिग्री का कोण बनेगा? 0 डिग्री का कोण बनेगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। हम लोग तीसरा सवाल देखते हैं, कहता है कि एक अभिसारी किरण पुंज समतल दर्पण पर आपतित होती है तो परावर्तित किरण पुंज क्या होगा? सबसे पहले हमको समझना है कि सर किरण पुंज होता क्या है। किरण पुंज के बारे में हम लोग पहले समझ लेते हैं। किरण पुंज का मतलब होता है, पुंज का मतलब होता है समूह। पुंज का क्या मतलब होता है? समूह। कुछ नहीं समझना है, सिर्फ इतना समझना है कि पुंज का क्या मतलब होता है। पुंज मतलब समूह। तो यहां पर किसका समूह? किरण का समूह। किरण मतलब प्रकाश की किरण का समूह होगा, यानी प्रकाश की किरणों के समूह को हम लोग क्या कहेंगे? किरण पुंज कहेंगे। अब एक बात समझना है कि किरण पुंज सर कितने प्रकार के होते हैं? किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं? अब एक बात ध्यान रखना, एक होता है समांतर किरण पुंज, एक होता है समांतर किरण पुंज, एक होता है अपसारी किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज, एक होता है अभिसारी किरण पुंज, एक होता है अभिसारी किरण पुंज। तो किरण पुंज के बारे में हम लोग समझ गए। तो सवाल क्या कह रहा है कि एक अभिसारी किरण पुंज समतल दर्पण पर आपतित होती है तो परावर्तित किरण पुंज क्या होगा? परावर्तित किरण पुंज क्या होगा? अभिसारी होगा। क्या होगा? अभिसारी होगा। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर। अब हम लोग चलते हैं अगला प्रश्न पे। चलिए, चार नंबर प्रश्न देखिए क्या कर रहा है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। प्रतिबिंब का मतलब क्या होता है? प्रतिबिंब का मतलब होता है छाया। अगर किसी चीज का छाया बन रहा है वही तो उसका क्या होता है? प्रतिबिंब होता है। अब देखना है, प्रतिबिंब 2 प्रकार का होता है, एक होता है वास्तविक प्रतिबिंब, एक होता है काल्पनिक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब, एक काल्पनिक प्रतिबिंब। अब समझना है कि क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है
समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब क्या होगा? काल्पनिक होगा। क्या होगा? काल्पनिक। 4 का आंसर क्या होगा? बी नंबर। चलिए पांचवा क्वेश्चन क्या कर रहा है? किसी समतल दर्पण द्वारा आवर्धन होता है। क्या होता है? सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि सर आवर्धन होता क्या है, जिसे हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं मैग्निफिकेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? मैग्निफिकेशन कहते हैं। जिसे हम लोग आवर्धन को किससे सूचित करते हैं? एम से सूचित करते हैं। अब यहां समझना है किसी समतल दर्पण द्वारा आवर्धन क्या होता है। तो सबसे पहले समझते हैं कि सर आवर्धन कहते किसे हैं। तो आवर्धन का परिभाषा याद रखना है कि प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को हम लोग क्या कहेंगे? आवर्धन कहेंगे। क्या कहेंगे? आवर्धन कहेंगे। प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को क्या कहेंगे? आवर्धन कहते हैं। एम बराबर माइनस का वी बटा यू। आपको ये सूत्र याद रखना है। 5 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिए हम लोग अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न नंबर 6। देखिए क्या करा? छठा प्रश्न, प्रकाश एक रूप है। आप समझना है प्रकाश का परिभाषा में ही आपको पता होगा कि प्रकाश क्या है? एक प्रकार का क्या है? ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार का क्या है? ऊर्जा है। इसका क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए हम लोग 7 नंबर प्रश्न कर रहे हैं। चलिए 7 नंबर प्रश्न क्या करा कि प्रकाश किस ऊर्जा का रूप होता है? प्रकाश किस ऊर्जा का रूप होता है? ऑप्शन नंबर क्या देखिए करा है कि प्रकाश किस ऊर्जा का रूप होता है? विकिरण ऊर्जा का रूप होता है, यह एक बल है, ए बी दोनों, कोई नहीं। अब एक बात बताइए, प्रकाश एक प्रकार का क्या होता है? ऊर्जा होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग 8वां प्रश्न करते हैं। प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग होती है? अब समझना है थोड़ा सा। प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग होती है? ऑप्शन नंबर ए कह रहा है ध्वनि तरंग के समान होता है, विद्युत चुंबकीय तरंग के समान होता है, कोई तरंग नहीं होता है, इनमें से कोई नहीं। अब यहां देखिए प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा भी है और प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग होता है। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग होता है। इसका अंदर क्या हो गया? इसका आंसर हो जाएगा विद्युत चुंबकीय तरंग होता है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग करते हैं। हम लोग अगला प्रश्न करते हैं। देखिए प्रश्न कह रहा है कि प्रकाश की किरण गमन करती है। गमन करती है यानी कि प्रकाश की किरण कैसे गमन करती है? तो याद रखना है प्रकाश की किरण हर हमेशा कैसा? सीधी रेखा में गमन करती है। कैसी रेखा में? सीधी रेखा में गमन करती है। ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न कटा हुआ है 8 नंबर। चलिए अगला प्रश्न यहां पर थोड़ा सा कट गया है, थोड़ा सा ध्यान देना है। अगला प्रश्न कह रहा है समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, यानी समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? अब हम लोग थोड़ा फिर समझते हैं कि फोकस दूरी के बारे में समझते हैं। फोकस दूरी को हम लोग एफ से सूचित करते हैं। इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं। अब समझना, एक होता है दर्पण में आपका दो प्रकार का दर्पण होता है। एक होता है समतल दर्पण, एक होता है गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण को दो भाग में बांटा गया है।
एक होता है उत्तल दर्पण, एक होता है अवतल दर्पण। अब हम लोग समझते हैं कि अवतल दर्पण में फोकस जो होता है ना इसका पॉजिटिव होता, अवतल दर्पण की फोकस निगेटिव होता है, याद रखना थोड़ा सा। अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होता है? निगेटिव होता है, और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होगा? धनात्मक होगा। अब हम लोग थोड़ा समझते हैं इसके बारे में। सर क्या करें?